हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। वो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, एक बैरियर भी है। इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद आप इंडिया के सम ऑफ द मोस्ट रेपुटेड मैनेजमेंट कॉलेजेस या बी स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बाद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं। रास्ते आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन वहां जाने के लिए आपको इस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हर बार ये डाउट पूछते हैं कि सर, क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ? मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर, हमारी रीडिंग स्पीड्स बहुत पुअर है, क्या हम इसको क्रैक कर सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उनके लिए कोई स्कोप है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिनके प्रोबेबली सही आंसर्स स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। ये सीरीज एक कोशिश है उन आंसर्स को स्टूडेंट्स को सही ढंग से कम्युनिकेट करने की। तो शुरुआत करते हैं बेल द कैट इन इजी स्टेप्स की फर्स्ट स्टेप के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी जरूरी है। एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा मैंने कभी पढ़ा था, सक्सेस इन अ गेम इज डिसाइडेड नॉट व्हेन द गेम इज ओवर बट व्हेन यू डिसाइड टू प्ले। तो जब कैट का एग्जाम देना है तो पूरी तैयारी के साथ देना है और बहुत अच्छे से देना है, इस बिलीव के साथ कि यस, आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम भी छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू कैट को कैसे क्रैक करें वो समझेंगे। आज पहली स्टेप में हम सिर्फ बात करेंगे कैट एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, जो टॉपिक्स इसमें आते हैं उनके बारे में। कमिंग सेशंस में हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या मिथ्स हैं जो कि कैट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओवरव्यू ऑफ कैट एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की डेट की। नॉर्मली कैट का एग्जाम लास्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है। इस साल ये 28 नवंबर को हो रहा है। 3 स्लॉट में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। हाँ, आप स्लॉट चुन नहीं सकते हैं, ये स्लॉट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। कुल ड्यूरेशन कितनी होगी टेस्ट की? ये होगी 120 मिनट्स या 2 आवर्स। कितने सेक्शंस आते हैं इस एग्जाम में? 3 सेक्शन: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन का अगर हम सेक्शनल बात करें तो सेक्शनल टाइम लिमिट होती है कैट में। हर एक सेक्शन को आपको 40 मिनट्स में करना होता है। नॉर्मली जब 2 स्लॉट में एग्जाम होता था तब ये 3 आवर्स का पेपर होता था और तब हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते थे। सेक्शन का ऑर्डर अगेन आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो प्री डिसाइडेड होता है और जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता है आप दूसरे सेक्शन में स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार आपका एक सेक्शन का टाइम ओवर हो जाए, आप दूसरे सेक्शन में स्विच ओवर कर जाएं, तो आप वापस प्रीवियस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। हाँ, किसी एक सेक्शन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हैं, 10 से वापस 1 पे आ सकते हैं। अगर आपने कोई आंसर मार्क कर दिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन में स्विच करना, वो परमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन। अगर इस साल का पैटर्न हम देखें तो हमारा अंदाजा ये है, ये लास्ट ईयर के पैटर्न पर ही मूव करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में 26 क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में 26 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में 24 क्वेश्चंस। जब ये 3 आवर्स का पेपर होता था तब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो होता था 34 क्वेश्चन इन क्वांट, 34 क्वेश्चन इन वर्बल एबिलिटी एंड 32 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। बट इस साल जो पैटर्न है वो यही रहना चाहिए। मार्किंग सिस्टम क्या है? यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइसेस बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करते हैं, यू गेट 3 मार्क्स। इनकरेक्टली आंसर करते हैं, यू लूज 1 मार्क। क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट ना करें तो ना तो आपको कोई मार्क अलॉट होगा, ना ही कोई मार्क डिडक्ट होगा। सेकंड कैटेगरी कहलाती है टीटा बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज टाइप इन टाइप आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। टीटा क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। रादर एक छोटा सा स्पेस दिया जाता है जहां पे आप अपना आंसर टाइप करते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर और आपका आंसर आया 40, तो आपको वो 40 वहां पर टाइप करना होता है। यूनिट जनरली उसके साथ आपको टाइप नहीं करनी होती है।
डेटा बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी बात ये होती है कि इसमें सही करने पर आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, दैट इज +3, पर अगर आप गलत कर भी दें तो कोई मार्क आपका डिडक्ट नहीं होता है। कट ऑफ कैसे होती है ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में या किस डी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो ओवरऑल कट ऑफ आपसे मांगते हैं, लेकिन कई स्कूल्स ऐसे हैं जो आपसे इंडिविजुअल सेक्शन की कट ऑफ भी क्लियर करने के लिए कहते हैं। कि मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट सेक्शन मैथ्स का है तो उसमें सपोज आपके 96 परसेंटाइल एंड अबव होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड सेक्शन में आपकी परसेंटाइल डिफाइन होगी, थर्ड में होगी, एंड ओवरऑल मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे। तो कैट को अगर हम बात करें किस तरह का एग्जाम है, काफी लॉजिकल एग्जाम है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। एम्फेसिस किस पे होता है? आपकी रीडिंग हैबिट्स पे, आपकी एनालिटिकल स्किल्स पे, और आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया बिहाइंड अ मैथ्स कंसेप्ट एंड उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हैं इस पर। तो ये टोटल एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, और यहाँ पर सही क्वेश्चन का सिलेक्शन कैन बी द की टू सक्सेस। अब हम इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 2017 से लेके और 2020 तक जितने भी स्लॉट्स में ये पेपर हुआ है, अगर उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम काउंट करें तो ये नंबर आता है 282। आउट ऑफ 282 क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जहां पर हम वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज लाइन्स, एंगल्स, पॉलीगन्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स, ये मेजरली वो एरियाज हैं जो ज्योमेट्री में आते हैं। एंड 40 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 15% ऑफ द पेपर उसमें ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वैसे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को हम 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉसिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स, बट पिछले 4 सालों में इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड एस्केलेटर्स, एक क्वेश्चन आया है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं या तो रेसेस पर बेस्ड, लीनियर एंड सर्कुलर, या फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के वो क्वेश्चंस जहां पर आप रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जहां पर आप रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें स्कोर करना भी आसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। जनरली हायर डिग्री की इक्वेशंस पे हमसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। इक्वेशंस में आप एजेस बेस्ड क्वेश्चन जो है उन्हें भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके 21 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड मिसलेनियस सीरीज, कॉम्बिनेशन सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। नंबर सिस्टम, कभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके आते थे, बट पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो रिमाइंडर्स बेस हो सकते हैं, साइक्लिसिटी बेस हो सकते हैं, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर बेस्ड हो सकते हैं, या नंबर सिस्टम में जो अदर प्रॉपर्टीज हमारी जुड़ी हुई है, फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथम। कंसिस्टेंटली हर साल हर स्लॉट में आपको लॉगरिथम के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये टॉपिक नॉर्मली 10th तक स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, 11th का ये टॉपिक है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें स्कोर करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज। अगेन एक बेसिक टॉपिक, कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि कैट में तो सिर्फ हायर लेवल के टॉपिक्स आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पे नजर डालेंगे तो ज्यादातर टॉपिक्स वो हैं जो आप 10th तक पढ़ चुके हैं। परसेंटेज तो इनफैक्ट आप उससे भी अर्ली ईयर्स में पढ़ चुके होंगे। 15 क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। पर याद रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस इजी टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते जाते हैं, वो आपके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से चेक करेंगे। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इसके 14 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है वो इस टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर ट्रस्ट मी ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सेक्शन होता है इस पार्ट में। टाइम एंड वर्क, चाहे वो पाइप्स एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस हो, टाइम एंड वर्क हो, एफिशिएंसी बेस्ड हो, वन डे वर्क बेस्ड कंसेप्ट्स हो, वो सारे यहाँ पर आते हैं। एवरेज एंड देन एलिगेशन एंड मिक्सचर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है। एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, तो मिक्सचर जहां भी हो गया वो एक्चुअल में एवरेज का रिवर्स पार्ट होता है। पर आप दोनों टॉपिक को अगर कंबाइन करें, नॉर्मली बुक में आपको एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर एक साथ मिलेगा। 25 क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे गए हैं। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, चाहे वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस हो, परसेंटेज मार्कअप हो, परसेंटेज डिस्काउंट हो,
अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ हो सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन के क्वेश्चन सरप्राइजिंगली कैट में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, वो भी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं होते, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि जो क्वेश्चंस कैट के एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं, उन्हें आपको मार्क करने में, आंसर करने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सरप्राइजिंगली कैट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपसे हाइपरबोला या पैराबोला इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिंपल सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस या लाइन की इक्वेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। एंड देन सर्ट्स एंड इंडाइसेस, डेफिनेटली ये हर स्टूडेंट ने पढ़े हुए हैं। इनइक्वालिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, बट अगेन दे आर वेरी लॉजिकल इन नेचर। एंड देन सेट थ्योरी के ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, बट कई बार सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स में भी आते हैं। एंड फाइनली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 क्वेश्चंस। अब वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि कैट में एडवांस लेवल की मैथ्स आती हैं, जरा इन टॉपिक्स पे नजर डाल के बताएं कि यहाँ पर ज्यादातर टॉपिक्स वो हैं जो या तो आप 10th में पढ़ चुके हैं या फिर 11th से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीक्वेंसेस एंड सीरीज की बात करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको 10th तक मिल जाता है, बट ज्योमेट्री प्रोग्रेशन हाँ आपको 11th में मिलता है। लॉगरिथम आपको 11th में मिलता है। थोड़ा सा इनइक्वालिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा जो कंसेप्ट है वो वहां मिलता है। बट क्या हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं? आइडेंटिफाई करिए वो टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के साथ आप अगर अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो क्या 15 वीक्स सफिशिएंट होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में? डेफिनेटली यस। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं करते हैं, आपका सिंसियर एंड कमिटेड एफर्ट जो है वो मैटर करता है। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, ये है वर्बल एबिलिटी। अगेन इसके भी टोटल 282 क्वेश्चंस पूछे गए एंड अगर हम इसको डिवाइड करें, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 4 एरियाज में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 42 पैसेजेस एंड टोटल 198 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। जब पेपर में 34 क्वेश्चंस होते थे तब 5 पैसेजेस आते थे, 5 5 5 5 4 क्वेश्चंस के, तो टोटल 24 क्वेश्चंस हो जाते थे हर एक पेपर में आउट ऑफ 34। और जब लास्ट ईयर 26 क्वेश्चंस पूछे गए तो टोटल 18 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे, और ये 4 पैसेजेस पर बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अकेला आपकी एक बहुत हाई परसेंटाइल लाने में मदद कर सकता है। सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें पैराजंबल सेंटेंसेस को शफल करके आपको दे दिया जाता है और आपको उनको अरेंज करना होता है। जब 34 क्वेश्चंस होते थे तब नॉर्मली 4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और जब 26 क्वेश्चंस हुए तो 3 क्वेश्चंस। इनमें आपको टीटा मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइसेस नहीं दी जाती हैं, आपको ऑर्डर खुद को तय करना होता है और फिर उसे आंसर में मार्क करना होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एसेंस ऑफ द टेक्स्ट, या इसको समरी ऑफ द टेक्स्ट भी कह सकते हैं। शॉर्ट पैसेजेस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट। अगेन नॉर्मली इसके 3 टू 4 क्वेश्चंस होते हैं, जब 34 क्वेश्चंस होते थे तब इसके 3 क्वेश्चंस होते थे, अभी भी इसके जो 26 क्वेश्चन है तब 3 क्वेश्चंस हैं। और लास्ट पार्ट आता है ऑड वन आउट, आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आउट ऑफ दीस लेट्स से 5 सेंटेंसेस, 4 व्हेन अरेंज्ड प्रॉपर्ली फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। नाउ डू यू नोटिस वन थिंग हियर, कि आपका पूरा इंग्लिश का जो सेक्शन है वो सिर्फ आपकी एक ही चीज पे टिका हुआ है, वो है आपकी रीडिंग हैबिट्स पे। वोकेबलरी, ग्रामर डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो पैसेजेस में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आती। पर एक बात और याद रखिएगा, आप सिर्फ कैट की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप इसके अलावा अदर जो रेप्यूटेड एग्जाम है लाइक जेड का एग्जाम होता है, आईएफटी होता है, एनमेट होता है, स्नैप होता है, इन सब की तैयारी भी कर रहे हैं, और इनमें वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्बल रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये प्रिपरेशन साथ-साथ करनी होती है। अपनी रीडिंग हैबिट्स पे फोकस करेंगे तो ये एग्जाम में परफॉर्म करना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, रीडिंग करने में उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये आपके लिए नेसेसरी है। लास्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, 264 क्वेश्चंस। जब 32 क्वेश्चंस पूछे जाते थे तब यहाँ पर 8 पजल्स होती थी, हर एक पजल में 4 क्वेश्चन। लेकिन लास्ट ईयर जब 24 क्वेश्चंस पूछे गए तो टोटल 5 पजल्स थी। इनमें से 3 पजल्स तो ऐसी थी जिनमें 4 क्वेश्चंस होते थे, और 2 पजल ऐसी थी जिनमें 6 क्वेश्चंस थे। करेक्ट, इनमें भी कुछ क्वेश्चंस डेटा बेस्ड होते हैं। पजल्स किस तरह के एरियाज पे मेजरली ये फोकस करते हैं अगर हम देखें, तो एक तो इनका फेवरेट एरिया है सेट थ्योरी।
3 सर जो हम वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड सेट थ्योरी होती है उस पर, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो उन्होंने 4 वेरिएबल्स पर बेस्ड जो सेट थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं। कांसेप्ट समझ में आ जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। और हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शंस। कुछ कंडीशंस दे दी जाती है, मेंबर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, चाहे वो कार पार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है या किसी लेक्चर से रिलेटेड हो सकता है। लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये अरेंजमेंट पर्सन्स का हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। डबल लाइनअप एंड हाइब्रिड क्वेश्चंस, मल्टीपल वेरिएबल्स आपको दे दिए जाते हैं कि इस पर्सन के साथ में ये चीज जुड़ी हुई है और इसके साथ में ये कंडीशंस है। कुछ क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को एक स्टेप पे लाके आपको छोड़ना पड़ता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चंस के साथ में आपको सॉल्व करना पड़ता है। रूट्स एंड नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस, पाथ्स एंड डायरेक्शन, रूट्स एंड नेटवर्क, मैक्सिमाइजेशन कुछ हो सकता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं मतलब इनका फैन हूँ, जिस ढंग से ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, जिस ढंग से ये करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं और जिस ढंग से उनको लोकेशन प्लेस करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। मतलब ये तय है कि एग्जामिनर अपनी पूरी मेहनत करते हैं पेपर बनाने के लिए। वो आपको पूरा मौका देंगे स्कोर करने का, लेकिन साथ में वो इंश्योर करेंगे कि आप कहीं भी अटक सकते हैं। सो मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में भी कुछ 2 सम दे दिए गए हैं या कुछ वेरिएबल लेटर्स के साथ सम दिया गया है और आपको उनको सॉल्व करना है। तो आपको थोड़ा-सा लॉजिक और मैथ्स दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बाकी सारे को हम कैटेगराइज़ कर देते हैं एनालिटिकल पजल्स में, जिनको हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गेम्स, यस ये पूछे जा सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, तो जनरली पाई चार्ट या बार ग्राफ बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में नहीं आए हैं। मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो या तो केसलेट बेस्ड हुए हैं, यानी आपको एक सिचुएशन दी गई है, केस दिया गया है और आपको उसको अरेंज करना है, या फिर क्वेश्चंस एक रडार बेस्ड जो ग्राफ है, ये काफ़ी कॉमनली ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और टेबल्स। तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश के सेक्शन को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स के सेक्शन को इम्प्रूव करना है तो कंसेप्ट्स के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। कैट एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। हाँ, हो सकता है कई लोग की राय मेरे से थोड़ी डिफरेंट हो। मैं इस एग्ज़ाम को 93 से ट्रेस कर रहा हूँ। जब मैं अपने इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर में था, उस समय एग्ज़ाम आप प्री फाइनल ईयर में पढ़ते समय दे सकते थे, और तब से मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए सिंसियर एफर्ट दिए हैं, तो ये आपको हर हालत में रिवॉर्ड देगा। तो ये तो बात हुई है कैट एग्ज़ाम की एक ओवरव्यू की और किस तरह के इसमें पैटर्न आते हैं। लेकिन किस तरह से तैयारी की जाए और क्या 15 वीक्स या 16 वीक्स जो अभी हमारे पास हैं एग्ज़ाम तक, वो सफिशिएंट है? इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही एक और सेशन लेने वाला हूँ। हैप्पी लर्निंग!